भारत और पाकिस्तान के बीच तथाकथित रूप से एक सीक्रेट डायलॉग चल रहा है। इसको ट्रैक 2 कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब ये देखिए कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने पहले पब्लिकली बयान दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में ये बातचीत होगी। सोर्सेस के जरिए ये खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं देख रही हूँ ट्वीट, वो कह रहे हैं कि राम माधव उस पाकिस्तान से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं जिसने पहलगाम में 26 भारतीयों की जान ली। तो ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा की एक उम्मीद की किरण केवल है ये। मेरे और आपके जैसे लोग जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, तो हमें और आपको तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है कि देशद्रोही हैं हम लोग, पाकिस्तान प्रेमी हैं हम लोग। अब खुद सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है, तो यहाँ जिसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हमें सरकार की करनी पड़ेगी। देखिए, बातचीत कभी करनी पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तथाकथित रूप से एक सीक्रेट डायलॉग चल रहा है। इसको ट्रैक 2 कहा जाता है। ट्रैक 2 यानी कि सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर ये बातचीत होती है। भारत की सरकार कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉग ने छाप दिया है। एक मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर छाप रहा है कि श्रीलंका में दोनों देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, और हद तो ये है कि आईएसआई के लोग भी हैं पाकिस्तान के, जिनसे भारत के कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों के नाम भी आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। भारत की सरकार क्या कह रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। खबर ये भी आ रही है कि क्या ये पूरी बातचीत, जिसको ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान किसी भी तरीके से ट्रैक 1 या ट्रैक 2 कम से कम बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि मना कर रही है भारत की सरकार आधिकारिक रूप से। पाकिस्तान से सुनने के लिए भी मैं ईगर रहूंगी कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन कई खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि एयर स्पेस खोलने को लेकर भी पूरी ये जद्दोजहद है, जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का चूंकि एयर स्पेस क्लोज्ड है, इसलिए लंबा रास्ता लेकर भारत के जहाज़ों को जाना पड़ता है। एयरलाइंस को इसको लेकर काफ़ी तकलीफ है। और दूसरी बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में ज़्यादा एक बड़ा दिल दिखा सकता है अगर ये एयर स्पेस खुल जाए। लेकिन सबके बीच यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवालिया निशान इस बात पर लग रहा है कि जिस तरह से भारत की सरकार जो स्टैंड लेती रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और पूरे ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के नेता जब भी कोई बातचीत करते हैं तो उनके ऊपर एक तरह से पूरी क्रिटिसिज्म की, आलोचना की तलवार टंग जाती है। लेकिन जब भारत की सरकार यहाँ बातचीत कर रही है, ट्रैक 2 पे बातचीत हो रही है, इसको इतना खुफिया, इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है आपके सामने, जो बता रही है कि ये बैठक श्रीलंका के कोलंबो में हुई है, सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हुई है। बातचीत में जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और कुछ नेता भी शामिल हैं। भारत की तरफ से पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और कुछ अन्य पूर्व अधिकारी शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान की तरफ से शेरी रहमान हैं, पूर्व आईएसआई अधिकारी, और इसके अलावा विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधि भी मौजूद थे। आतंकवाद पे बातचीत हुई है, सीमा पर तनाव है उस पे बातचीत हुई है, नदियों का जो पानी और संकट के समय संवाद बनाए रखने को। ये मैं रिपोर्ट के आपको कुछ हिस्से हिंदी में आसान करके आपको समझा रही हूँ कि क्या क्या बातचीत हुई है। भारत की सरकार कह रही है कि ऐसी ट्रैक 2 बातचीत का सरकार की ऑफिशियल जो बातचीत है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आरएसएस के ही लोग अमेरिका से वापस लौटे थे, तब उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि पाकिस्तान से बात करने का समय आ गया है। तो क्या अब अमेरिका डिक्टेट कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत से कि जाइए बातचीत कीजिए पाकिस्तान से, या वाकई दोनों देशों को ये रियलाइजेशन हो गया है, ये एहसास हो रहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और बातचीत ही इसका एक जरिया हो सकता है? अब फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, ये भी समझने की ज़रूरत है। साथ साथ एक और ख़ास बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि खबर साथ साथ ये भी आई गई कि 61 ऐसे लोग हैं जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स हैं, और साथ साथ बड़े सोशल प्रोफाइल के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का एंड होना, खात्मा होना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के साथ बातचीत होना चाहिए। और वही हुआ। बिल्कुल आप देखिए, तथाकथित जो हमारी गोदी मीडिया है वो उनके ऊपर हमलावर हो गई, ये बात कहने के लिए, जो ट्रैक 2 के तौर पर पहले ही यहाँ पर बातचीत हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच। इस वक्त ब्राज़ील से सीधे हमारे साथ साओ paulo से जुड़ रहे हैं शोभन सक्सेना। शोभन, पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरीके से और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। शोभन, क्या ये खबर आपके सामने एक अचंभे की तरह, एक सरप्राइज की तरह आई? आरफा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। मैं
कुछ भी कहने से पहले एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बशीर बद्र साहब, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया, उनका एक शेर है, 2 लाइनें इस तरह हैं उनकी कि दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे, जब हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा ना हों। मुझे लगता है उन्होंने ये भारत-पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, इसी के बारे में उन्होंने ये शेर कहा है। क्योंकि जब भी बातचीत होती है, देखिए आपने जगह कि सरकार हुकूमत कह रही है, उसका इनकार करे, कोई बात नहीं हो रही है। तो एक दिक्कत हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी से नहीं, ये 30-40 सालों से रही है, जब से कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई है, उससे पहले भी कि बातचीत को लेके बात होती है कि बात करेंगे, बात नहीं करेंगे। इस पे बात हो रही है अभी। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो ईरान की डील हुई है, डील तो नहीं हुई है कंप्लीट, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन जो ये है कि मुझे लगता है एक माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह के बयान अपने जैसे आपने ज़िक्र किया, बयान जो आ रहे हैं, आरएसएस के लीडर्स के बयान आए हैं, पाकिस्तान से कुछ बयान आ रहे हैं और जो कोलंबो मीटिंग हुई, हालाँकि वो केवल भारत और जो मैंने खबरें अभी तक देखी हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है शायद लंदन का, उसने एक कॉन्फ्रेंस की, उसमें दोनों डेलीगेशंस ने भाग लिया है उसमें और उनकी एक बैठक भी शायद हुई है, आपस में मिलके जुल के बात हुई है। मुझे लगता है इस बातचीत का एक माहौल बनाया जा रहा है और जो ईरान का जो एमओयू साइन हुआ है, उससे लगता है लोगों को जोश में है लोग अभी, कि अभी ये माहौल अच्छा है। पाकिस्तान की उसमें भूमिका के बारे में सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान ने उसमें भूमिका अदा की है। तो अगर पाकिस्तान यूएस के बीच में और ईरान के बीच में डील कराने में मदद कर सकता है, तो उसको भारत से बातचीत करने में क्या हर्ज है उनको? भारत से भी बात कर सकते हैं। तो अभी आपने जो एक ज़िक्र किया, जो चिट्ठी एक लिखा गया, लेटर लिखा गया, 60 लोगों ने लेके भेजा है, सरकार को भेजा है। तो वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से और ख़ास करके ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ था पुलवामा के बाद और ऑपरेशन सिंदूर, तो रिश्ते भारत-पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब इस रिश्ते इतने ख़राब है कि केवल उनमें सुधार ही हो सकता है, उससे ज़्यादा ख़राब तो रिश्ते आपके हो नहीं सकते। उसका दूसरा रास्ता तो जंग का रास्ता है और जंग करके हम देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। देखिए असली जंग तो 1971 के बाद कोई जंग नहीं हुई। ऑपरेशंस हुए हैं, कारगिल का हुआ है, पराक्रम हुआ है, सिंदूर हुआ है। इसी तरह के लिमिटेड वॉर भारत-पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं और एक हमेशा खतरा रहता है कि शायद ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, जिससे दोनों मुल्कों का बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह का भी मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय जो आलमी माहौल है इस वक़्त, ज़रूरत है कि भारत-पाकिस्तान बात करें, लेकिन और इसीलिए ट्रैक 2 की बात इसलिए होती है कि जब सरकारें बात नहीं करती तो ट्रैक 2 का इस्तेमाल करती हैं। हालाँकि उससे इनकार करेंगे, सरकार कभी नहीं मानेगी कि हम ट्रैक 2 की बात कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि बैक चैनल बातें भी हो रही हों क्योंकि बैक चैनल जो बातें होती हैं वो सरकार के नुमाइंदे उसमें होते हैं। हो सकता है इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्वड होते हैं। उसके बाद में आते हैं। उसके बाद उसके बारे में खबरें बाद में होती हैं, जब बातचीत हो जाती है तो खबरें बाद में होती हैं। हमने पहले भी देखा कि कभी बैंकॉक में बात हो रही है, कभी दोहा में बात हो रही, खबरें आती हैं। ना तो सरकार उससे इनकार करती है, ना उसको एक्सेप्ट करती है, कहिए, वो बातें होती हैं। लेकिन अगर बात हो रही है और ट्रैक 2 पे हो रही है, लोग इस तरह की चिट्ठियाँ लिख रहे हैं सरकार को, भारत में भी और पाकिस्तान में, तो मुझे लगता है एक उम्मीद की किरण है कि शायद बातचीत फिर से शुरू हो जाए और बहुत ज़रूरी है कि भारत-पाकिस्तान में बीच में बात है। मैं दोस्ती की बात तो नहीं करूँगा, दोस्ती तो बहुत बड़ी चीज़ है भारत-पाकिस्तान के बीच में, लेकिन जो एक नॉर्मल रिश्ते होते हैं, 2 पड़ोसी मुल्कों के बीच में, वो तो कम से कम होने चाहिए। और मेरे ख़्याल से उस हिसाब से तो ये एक एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। जी हाँ, पवन खेड़ा यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं और बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, ज़ाहिर है अपोज़िशन का ये काम है सरकार को उसके लिए अकाउंटेबिलिटी उसको याद दिलाना। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त में कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब ये देखिए कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पहले पब्लिकली बयान दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में ये बातचीत होगी। सोर्सेज़ के ज़रिए ये खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं देख रही हूँ ट्वीट, वो कह रहे हैं कि राम माधव उस पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसे कर रहे हैं जिसने पहलगाम में 26 भारतीयों की जान ली। तो ये जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, ये भी बहुत बड़ी एक मुश्किल है कि भारत का अपोज़िशन और पाकिस्तान का अपोज़िशन भी, कि जब अपोज़िशन में होते हैं तो वो सरकार की घेराबंदी इस तरह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। मेरे ख़्याल से अगर बातचीत हो रही है तो एक 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 ये एक पॉज़िटिव साइन है कि बातचीत हो रही है। और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो ट्रैक 2 में तो वही लोग इन्वॉल्वड होंगे जो सरकार के साथ उनके कोई संबंध है, सरकार से बात कर सकते हैं, कोलंबो से गए हैं, कोलंबो से मैंने शायद सुना कि कहीं और बैंकॉक, थाईलैंड में ये बात हुई है। तो अगर वो बात करके वापस आते हैं तो सरकार को उनको अपना कोई फीडबैक देना पड़ेगा कि हमने पाकिस्तान साइड से क्या सुना, हमने पाकिस्तान साइड को क्या कहा।
अगर वो नहीं करेंगे, अगर उनके सरकार के साथ, हुकूमत के साथ संबंध नहीं है दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में, भारत में, पाकिस्तान में, तो उस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। कि देखिए आरएसएस और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो तो छुपे हुए नहीं हैं, वो तो जग ज़ाहिर है और उन्होंने कभी छुपाए भी नहीं हैं। और राम माधव तो जाने-माने एक हिसाब से स्ट्रैटेजिस्ट हैं, आरएसएस के रहे हैं। अभी वो अमेरिका भी गए थे, वहाँ भी इनके कुछ बयान उन्होंने दिए थे जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल भी हो गए थे। तो अगर वो उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, वो शायद इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कोई कि वो ऐसा कर रहे हैं। और जिस तरह के खास करके बयान अभी हाल में कुछ आए हैं, जैसे आपने आपने भी ज़िक्र किया मोहन भागवत हैं या होसबले हैं, मैं भी 2-3 बयान देखे हैं। तो वो जैसे मैंने पहले कहा कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा कि एक उम्मीद की किरण केवल है ये। ये आगे कहाँ तक जाएगा क्योंकि दोनों भारत में भी, पाकिस्तान भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बातचीत आगे बढ़े और हमारे जो रिश्ते हैं नॉर्मल हो सकें। जहाँ तक ये ट्रैक 2 की बात है, देखिए ट्रैक 2 का जो ये शुरुआत हुई 1991 में मुझे याद है पहली बार नीमराना में डायलॉग हुआ था, राजस्थान में, जबकि पहली बार। तो उसके बाद फिर 2000 में, 4 में बहुत सारे डायलॉग्स हुए हैं, बैंकॉक में हुए हैं, भारत में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं। ट्रैक 2, ट्रैक 3 भी होता था जिसमें मीडिया के लोग भी इन्वॉल्व थे। जब टाइम्स में मैं काम करता था तो हमने जंग ग्रुप के साथ अमन की आशा की थी। उसमें मैंने काफ़ी लिखा भी था मैंने, तो एक मीडिया के स्तर पे भी एक कोशिश हो रही थी। अब लेकिन देखिए आप अगर आप कंपैरिज़न करें, माहौल इतना ज़्यादा बदल चुका है। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई मीडिया या पाकिस्तान में कोई मीडिया हिम्मत नहीं करेगा कि अमन की आशा टाइप की कैंपेन करने की कोशिश करे। इतना ज़्यादा माहौल खराब है। तो अगर ये बातचीत हो रही है, हालाँकि अपोज़िशन का काम है कि सरकार की घेराबंदी करे, सरकार से सवाल करे, वो करेंगे, हमेशा करते रहे और करेंगे। लेकिन अगर मेरे ख्याल से माहौल बनता है, तो उसमें थोड़ा पॉज़िटिव अगर एटीट्यूड लेके चलें कि ठीक है, बात करें तो सिंसेरिटी से करें। और देखिए, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि भारत की पोज़ीशन बहुत साफ़ है कि जब तक दहशतगर्दी हो रही है, बातचीत नहीं हो सकती। ये भारत की का एक स्टैंड और काफ़ी समय से है। पाकिस्तान का स्टैंड है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो कोर मुद्दा है, उसके बिना बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपने इतनी रिजिड पोज़ीशन ले ली है कि हम इससे हिलेंगे नहीं, तो बातचीत होना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल से अभी की सरकारों के बीच में बात हो, लीडर मिलें। हालाँकि जब एससीओ की मीटिंग हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन की मीटिंग हुई थी चीन में और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, मेरे ख़्याल से शहबाज़ शरीफ भी वहाँ पे थे, लेकिन उनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई, कोई वन ऑन वन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। तो मेरे ख़्याल से वो स्थिति बहुत दूर है अभी कि हुक्मरान जो हैं भारत का पाकिस्तान के आमने-सामने बैठ के या टेलीफ़ोन पे बात कर सकें। बायलैटरल फ्रंट पे या मल्टीलैटरल, अभी बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जिसमें भारत पाकिस्तान पार्टिसिपेट करते हैं, वो स्थिति बहुत दूर है। लेकिन ट्रैक 2 हो या ट्रैक 3 हो या मीडिया के लेवल पे हो या जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो जानकार हैं भारत के, पाकिस्तान के, अगर आपस में बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान ही दे रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात और है। आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी देखिए बात ठीक आप से उसको कह रहे हैं, लेकिन शोभन, मेरे और आपके जैसे लोग जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, फिर हम कहते हैं कि शांति होनी चाहिए, तो हमें और आपको तो एंटी नेशनल बता दिया जाता है कि देशद्रोही हैं हम लोग, पाकिस्तान प्रेमी हैं हम लोग, और खुद सरकार पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। तो यहाँ जिसे मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये हिपोक्रेसी तो एक्सपोज हमें सरकार की करनी पड़ेगी कि या तो आप गलत हैं या हम गलत हैं, ना तो दोनों सही हो सकते हैं ना दोनों गलत हो सकते हैं। मैंने कहा कि मैं खुद एक पत्रकार के तौर पर एक डायलॉग की हमेशा से वकील रही हूँ, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ईरान वाले डायलॉग की जो बात है पीस प्रोसेस की, मीर वायस तक पहुंच गई है आपकी बात, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, मीर वायस उमर फारूक, उन्होंने बाकायदा कैमरे पर ये बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं जंग करने के बाद, तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं बैठ सकता। डायलॉग remain the only viable path to resolving issues. That was the context of my remark at जामा मस्जिद। ये कह रहे हैं कि इसके बाद उन्होंने बातचीत की, और आप जानते हैं मीरवाइज, उनकी जो कश्मीर की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उनकी हैसियत
को भी समझना पड़ेगा। और साथ-साथ मैं ये कह रही हूँ, सवाल मेरा ये भी ले लीजिए साथ में कि ईरान बातचीत के बाद क्या पाकिस्तान से बात करना भारत के लिए आसान है? और दूसरी बड़ी बात कि जिन लोगों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, चाहे वो पूर्व सेना प्रमुख रहे हों, एनएम नरवणे, और इसके अलावा शरी रहमान और जो आईएसआई की पूर्व अधिकारी हैं, वो भी यहाँ इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो ये 61 लोगों की पूरी लिस्ट है, जो इंडियन सिग्नेटरीज हैं, इनमें इन सिग्नेटरीज में फारूक अब्दुल्ला हैं, मीर वाइज उमर फारूक हैं, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, मनोज झा, यानी कश्मीर और कश्मीर के बाहर के भी वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच पीस डायलॉग की वकालत कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत ऐसे लोग नहीं हैं जो मोदी सरकार के बहुत करीबी हों। तो इन लोगों का ये चिट्ठी लिखना और उधर बाकी लोगों का श्रीलंका में पाकिस्तानी अधिकारियों से और डिप्लोमेट से मिलना, ये एक इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफ़ाक नहीं मेरे ख़्याल से देखिए, आप बातचीत कैसे नहीं करेंगे? देखिए डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आप उन मुल्कों से बात करें जिनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिन मुल्कों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, उनके साथ डिप्लोमेसी नहीं करते ना। आप पूरी दुनिया में देखिए साउथ ईस्ट एशिया से लेके सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह एक ना एक रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, आसियान है, जीसीसी है, सेंट्रल एशिया में अफ्रीकन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, नाफ्टा है, यहाँ पे मेर्कोसूर है। साउथ एशिया, हमारा दक्षिण एशिया दुनिया का एक वाहिद एक ऐसा रीजन है, खित्ता है, जहाँ पे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो बना था सार्क, वो खत्म ही है उसको मानिए। कोई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, कॉमन करेंसी के बहुत तो बहुत दूर है, आपस में बहुत कम ट्रेड होता है आपस में। भारत-पाकिस्तान का ट्रेड तो शायद दुबई के ज़रिए या क और मुल्कों के ज़रिए होता है। और अगर आप हमारे खित्ते की जो आबादी है, करीब-करीब 2 बिलियन आबादी है। दुनिया का सबसे बड़ा खित्ता है अगर आप आबादी के हिसाब से देखें। सबसे ज़्यादा मुफ़लिसी, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं, एचडीआई इंडेक्स अभी शायद सब साहारन कंट्रीज़ के भी नीचे है। तो इस तरह के हालात में हमारी आबादी अगर जी रही है और हम चाहते हैं कि हम बातचीत ना करें, डायलॉग ना करें, डिप्लोमेसी ना करें और एक हमेशा एक जंग की हालत जो है, एक जंग की के हालात बने रहें या परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर बना रहे, तो वो तो देखिए लॉन्ग टर्म में संभव नहीं है। बातचीत कभी न कभी करनी पड़ेगी। और जैसे ईरान पे मैं वापस आ रहा हूँ और ईरान का जो वॉर का जंग जो हुआ उसमें अमेरिका और इज़राइल जो 2 बड़ी बहुत ताकतवर महाशक्तियाँ उन्होंने ईरान पे हमला किया, उसका नतीजा क्या हुआ? उनकी पूरी स्ट्रैटेजी फ़ेल हो गई। अब उनको बातचीत करनी पड़ रही है, हालाँकि उसमें भी दिक्कतें हैं और दिक्कतें और रहेंगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन उससे ये भी साफ़ हो गया कि जंग किसी मुश्किल का हल नहीं है और ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास दोनों के पास हैं। हमारा बॉर्डर एक लग है तो हम तो पड़ोसी मुल्क है ना, अमेरिका तो बहुत दूर है, इज़राइल बहुत दूर है, हम तो पड़ोसी मुल्क हैं। आपस में अगर जंग करेंगे तो उससे कोई समस्या का हल नहीं है बल्कि समस्याएँ और बढ़ेंगी। तो इस बात को समझना चाहिए और मेरे ख़्याल से अगर ट्रैक 2 की बात हो रही है और मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं, तो एक पॉज़िटिव साइन है कि कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है, कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन है कि बातचीत के ज़रिए अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, करना चाहिए। आगे क्या होता है कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है शोभन, लेकिन ये भी तो बताइए मुझे कि ट्रैक 2 से ट्रैक 1 आने में लंबा वक़्त लगेगा। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि भारत में तो देखिए आप कभी न कभी हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है। अभी भी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं कई महत्वपूर्ण राज्यों में और हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए कि और सीधे तौर पर जो पाकिस्तान का मुद्दा है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब ये पूरा मामला आया था पहलगाम के हमले वाला, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई भी जो टेररिज्म की घटना होगी वो विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि एक युद्ध की उद्घोषणा होगी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिज्म की घटना होती है। तो वहां से उतरकर सीढ़ी से और बातचीत की टेबल पर आना ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घरेलू राजनीति भारत के लिए भी मुश्किल है और पाकिस्तान का भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि वहां भी उनका विपक्ष उनको घेर लेगा। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत की सियासत में पाकिस्तान एक फैक्टर है और पाकिस्तान की सियासत में भारत एक फैक्टर है। जो ट्रैक 2 की जो बातचीत हो रही है आई थिंक उससे पहले मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान में अंदर एक इंटरनल डायलॉग होना चाहिए कि हम कैसे डील करना चाहते हैं। जब तक ये पाकिस्तान फैक्टर रहेगा और आपने जैसे इलेक्शन का ज़िक्र किया, इलेक्शंस में मुद्दा उठाया जाएगा और यही पाकिस्तान में होता है जब तक कि वो कश्मीर के को छोड़ेंगे नहीं, कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे। जब भी हमारी सरकार कोई हुकूमत जो है उसके सामने कोई परेशानी आती है तो वो कश्मीर का मुद्दा उछलना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो
मरहूम जब वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म थीं, तो वो कोशिश करती थीं कि जब वो सरकार में थीं, राजीव गांधी से मिली थीं, कि दोनों देशों के रिश्ते उस वक़्त सार्क में बड़ा ज़ोर था, बढ़ें। लेकिन जैसे ही वो अपोज़िशन में जाती थीं, तो वो सरकार को घेरना शुरू कर देती थीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कि हमारी जो अपोज़िशन की पार्टीज़ हैं, वो सरकार से भी ज़्यादा उनकी एक्सट्रीम पोज़ीशन ले लेती है। मेरे ख़्याल से यहाँ पे जो अपोज़िशन है, अभी पाकिस्तान में हालात अलग, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में अपोज़िशन कोई ख़ास है नहीं। दोनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ की, दोनों ही एक तरह से सरकार में हैं। ज़रदारी साहब तो सद्र बने हुए हैं और शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो उनकी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान की पार्टी करीब-करीब उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, तो अपोज़िशन वहाँ पे कोई है नहीं। तो पाकिस्तान में और आसिम मुनीर जो वहाँ के फील्ड मार्शल हैं, वो बहुत ही ताकतवर उनकी पोज़ीशन है और उन्होंने ईरान की डील में भी उन्होंने ख़ासा रोल अदा किया है। तो मेरे ख़्याल से जो जो सारे दाँव हैं, वो उनके हाथ में हमेशा से रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, जहाँ पे आप एस्टेब्लिशमेंट जब कहते हैं, तो आपका उससे मतलब होता है आर्मी। आप पॉलिटिकल क्लास की बात नहीं करते हैं, आप बिज़नेस क्लास की बात नहीं करते। एस्टेब्लिश का मतलब होता है वहाँ पे आर्मी और आईएसआई। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा है भारत में। पॉलिटिकल क्लास है, बिज़नेस ग्रुप्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, कल्चरल एलीट है। लेकिन मैं बात खत्म करने के लिए यही कहूँगा कि आपस में हमको डिस्कशन करना चाहिए और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जैसे मैं मीडिया बहुत कम देख पाता हूँ भारत का, और जो कुछ मैं देखता हूँ उससे बहुत निराशा होती है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया ऐसा माहौल बनाने में मदद कर सकता है कि बातचीत हो, क्योंकि जहाँ भी बातचीत होगी वो तुरंत उसपे फ़ौरन उसपे हमला करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान से हमको बातचीत नहीं करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह की एटीट्यूड है तो मुश्किल है, लेकिन अगर हुकूमत चाहेगी, भारत की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत, उनको अगर लगता है कि आगे बढ़ने का एक ही ज़रिया है, आपस में हम ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, कल्चरल रिलेशंस कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों आपस में शादियाँ होती हैं भारत-पाकिस्तान में, लोग जाना चाहते हैं, दोनों तरफ खानदान रहते हैं, भारत के लोग वहाँ रह बहुत से लोग रहते हैं, उनके खानदान वहाँ पे हैं और पाकिस्तान के भारत में रहते हैं। तो अगर होगा, तो देखिए सब कुछ हुकूमत के हाथ में है। ट्रैक 2 हो, ट्रैक 3 हो, कोशिश कर सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, लेकिन फाइनली तो सरकारों को सरकार ही को तय करना है। कदम और उठाना मुझे तो पड़ेगा, बिल्कुल हैरानी नहीं और होगी कोई नहीं शोभन, कर सकता। जो एंकर्स अभी पाकिस्तान विरोध की पत्रकारिता करते हैं स्टूडियोज में बैठकर, नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार का एक इशारा देखिए, आप देखिए अभी लाहौर चले जाएंगे बस में बैठकर, जैसे ही शुरू होता है तमाम डायलॉग शुरू होता है, अमन की आशा शुरू होती है, अमन की निराशा ही हो चाहे तब भी ये चले जाएंगे। देखिएगा आप बसों में, ट्रेनों में बैठकर एक जरा सा इशारा होने दीजिए, पूरा माहौल, जज्बात और हालात बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। पहली बात तो जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि क्या मोदी तय कर रहे हैं भारत की विदेश नीति या मोहन, यानी मोहन भागवत वो तय कर रहे हैं? पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसमें अमेरिका का दबाव आप कितना देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका से वापस आने के बाद आरएसएस जो है अलग तरह के गाने गाने लगा। अब नंबर 3 मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, खबरें ये आ रही हैं जैसे मैंने बताया कि जो एयर स्पेस है वो बंद है और लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, एयरलाइंस को दिक्कत हो रही है। इन तीनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में बताइए। देखिए, इकोनॉमिक में सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब मैं पाकिस्तान गया था आखिरी बार 2009 में, तो वहाँ पे वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत के साथ तिजारत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो 20 करोड़ का मार्केट देख रहे हैं, हम तो 120 करोड़ के लोगों का मार्केट देख रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ की, वो भारत के साथ एक्चुअली वो व्यापार तिजारत करना चाहते हैं। और भारत के लिए भी पाकिस्तान कोई बहुत छोटा देश नहीं है, 25 करोड़, ब्राज़ील से ज़्यादा बड़ा एक्चुअली वहाँ की आबादी है। तो अगर तिजारत होगी, तो दोनों देशों के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अभी हम दुबई के ज़रिए, दोहा के ज़रिए कर रहे हैं, वो तो एक तो वो पॉइंट है। जहाँ तक आपने बात की उसकी पवन खेड़ा के जो स्टेटमेंट की बात की है, देखिए अगर आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, आरएसएस मैंने पहले भी कहा, आरएसएस के और सरकार के संबंध है, वो तो जग ज़ाहिर है, वो छुपी बात नहीं है। तो उनको, मेरे ख़्याल से उनको सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग है। वो सरकार का मैसेज को लेके गए होंगे और अब मैसेज लेके वापस आएँगे, और तो ये तो मेरे ख़्याल से एक अच्छी बात है। क्योंकि देखिए सरकार अभी, कोई भी सरकार, भारत की सरकार और पाकिस्तान की सरकार उस हालात में नहीं है कि आमने-सामने बैठ के बातचीत करें। वो अपना जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो मैंने बशीर बद्र साहब के शेर का ज़िक्र किया है, ये कि ये शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्योंकि इतना आपने ज़्यादा, इतनी बयानबाज़ी होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतनी ज़्यादा बयानबाज़ी होती है, खत्म कर देंगे, टू नेशन थ्योरी, पता नहीं क्या-क्या लोग बोलते हैं।
फिर आप बातचीत करेंगे तो किस मुँह से आप करेंगे बातचीत? तो इसीलिए मेरे ख्याल से ट्रैक 2 की जो ये डायलॉग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, एक माहौल बन सके कि सीधी बातचीत हो, लोगों को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े फिर से। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे जैसे बिरयानी पका रहे होते हैं तो एक चावल निकाल के देखते हैं कि क्या बिरयानी पक गई है या नहीं। मुझे लगता है ये वही चावल निकालने का एक तरीका है कि देखते हैं बिरयानी पक गई है या नहीं। ट्रैक टू की खबरें, इधर से सीक्रेट डायलॉग, उधर से सीक्रेट बातचीत, ये खबरें फैलाकर भी देखा जा रहा है कि क्या देश, समाज, भारत या पाकिस्तान तैयार हैं इस डायलॉग के लिए या नहीं। तो आगे बातचीत बढ़ाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुभ